धन्यवाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये वाकया राजपूत समाज के लिए बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि जो मुहिम चलाई है उसका उद्देश्य भी यही है कि राजपूत समाज ने राजपूत समाज के उस पिता को, उस परिवार को लूटा है जिसके घर में बेटी ने जन्म ले लिया। क्या बेटी ने जन्म लेकर उस घर में या उस परिवार पर या उस परिवार को कलंकित कर दिया? मेरे ख्याल में तो आज के वर्तमान परिस्थिति में अंदर यही चल रहा है कि जब तक बच्ची के पिता को पूरी तरह से निचोड़ नहीं लिया जाता तब तक उसका पीछा मत छोड़ो। जब तक, जिस दिन से बच्ची की सगाई होती है उस दिन से लेकर जब तक कि बच्ची की मृत्यु नहीं हो जाती, हर बात पर उस पिता को, उस परिवार को प्रताड़ित किया जाता है जिसके अंदर बेटी ने जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यह गुनाह क्यों? यह पिता के, उस बच्ची के पिता पर ही क्यों, उस परिवार पर ही क्यों हम भेदभाव करते हैं? हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम ढोल बजाते हैं, थाली बजती है, लेकिन ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर में बच्ची ने जन्म लिया उसके बाद में भी उस परिवार में थाली बजी है? मेरे ख्याल से 1%, मेरे ख्याल से 1%। मैं कह रहा हूं ना 1%। आखिर क्यों? यह दोहरा, यह सौतेला व्यवहार आखिर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आपकी सोच बदले, हमारी सोच बदले कि हमने, हमारे घर में अगर बेटी आई है, लक्ष्मी आई है, कई बार सुनने को भी मिलता है कि वह पिता भाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया। किसी न किसी रूप के अंदर हम उस बच्ची का, हमारे को मां चाहिए प्यार देने के लिए, हमारे को बहन चाहिए राखी बांधने के लिए, हमारे को परिवार में और भी सर्विस चाहिए, लेकिन किसी को भी बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी ही नहीं होगी तो वो मां कहां से आएगी, वो पुत्री कहां से आएगी, वो पत्नी कहां से आएगी, वो दादी सा कहां से आएगी? इस कल्पना करो आप। पुत्री किसी को नहीं चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू चाहिए, मां चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये आखिर बेटी के ऊपर इतना बड़ा अभिशाप ये हमारे समाज के अंदर क्यों बना? ये सोच क्यों बदली? इसी की विचारधारा को लेकर के पिछले 5 साल के अंदर हम गांव गांव, शहर शहर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिल रही है। समाज के अंदर जो प्रथाएं, रीति रिवाज बने थे उनको हम लोगों ने ही समय के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से कुरीति, कुप्रथा और कुरिवाज बना दिया। क्योंकि हमारा स्टेटस, जैसा कई बार मंच के माध्यम से सुनने को मिला कि हमारा स्टेटस बना रहना चाहिए समाज के अंदर, चाहे हमारा प्लॉट बेचना पड़े, चाहे गिरवी पर किसी से ब्याज पर पैसा लेना पड़े। ये स्टेटस किस काम का? 3 घंटे लोग बाग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। याद उस पिता को रहेगा, उस परिवार को रहेगा जिसने कि कर्जा लिया है या अपना प्लॉट बेचा है। तो ये दिखावा प्रथा क्यों? जब तक राजपूत समाज से यह दिखावा प्रथा पूरी तरह से बंद नहीं होगी, यह प्लॉट यूं ही बिकते रहेंगे। हम लोग अपनी बच्ची के पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकते, परिवार में किसी और आयोजन में खर्च नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं हमारे को चिंता 25 साल 22 साल आगे की हो जाती है कि घर में बच्ची ने जन्म ले लिया, आने वाले समय में इसकी किस तरह से शादी की जाएगी। एक विडंबना और है, जिस दिन बच्ची की सगाई होती है सामने वाले पक्ष की तरफ से एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट के अंदर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, मेरे इतने काको सा, दादो सा, भुआ सा, उन सब की भी अंगूठियां और चेन आप ही दोगे। लड़की के पिता को कहा जाता है कि आपके द्वारा ही दिया जाएगा। इतने ड्रेस हमारे को चाहिए, इतने सूट हमारे को चाहिए, उन सूटों के ऊपर इतना पैसा होना चाहिए। आखिर क्यों? उस बच्ची के पिता ने, उस परिवार ने क्या गुनाह किया है जो आप हर चीज उनके ऊपर थोपते जा रहे हो? 5-6 महीने शादी के इसी जैसे मान लो उन्होंने एडजस्ट करके वो व्यवस्था कर दी, 5-6 महीने बाद में एक उल्हाना आता है कि आपकी बच्ची में संस्कार नहीं है। मैं उन माता पिता से, बच्चे के पिता से पूछना चाहता हूं, उस बच्चे की माता से पूछना चाहता हूं कि आपने जो लिस्ट दी थी उसमें संस्कार तो कहीं लिखा ही नहीं था। आपने तो लिस्ट सामान की बना के दी थी, आपने ये कहीं नहीं लिखा था कि इसके अंदर संस्कारवान बहू चाहिए। क्योंकि आपने समाज के सामने अपने बच्चे की बोली लगाई है और उस बच्ची के पिता ने आपके बच्चे को खरीदा है। शर्म करो, उस परिवार को शर्म आनी चाहिए जिसने की अपने बच्चे की बोली समाज के सामने लगाई है और उस बच्ची के पिता ने उनको खरीदा है। यह मैं हर मंच के माध्यम से बोलता हूं और ये कहीं न कहीं आम लोगों के समझ में भी आता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद के बच्चे की बारी आती है, तो उस बात को गौण कर दिया जाता है कि नहीं, कहीं न कहीं हर व्यक्ति के, हर महिला के, हर पुरुष के, समाज के मन में लालच आ जाता है कि अगर मेरे फ्री में कहीं से 20-25 लाख रुपए आ रहे हैं, गाड़ी आ रहे, तो मैं क्यों मना करूं? यह लालच त्यागना पड़ेगा।
इस लालच को ही दहेज कहते हैं। स्वेच्छा से जो पिता के द्वारा बच्ची को दिया जाता है वह दहेज नहीं कहलाता। हम भी इसी चीज का विरोध करते हैं। दहेज विरोधी नाम क्यों रखा? विरोध किस चीज का? विरोध इस चीज का कि बच्ची के पिता को मजबूर ना किया जाए। बच्ची के पिता से एक ही निवेदन करते हैं कि जो आप स्वेच्छा से दे रहे हैं, समाज के सामने उसका दिखावा ना करें। बच्चे के पिता से एक ही निवेदन कि आप अपने बच्चे की बोली समाज के सामने ना लगाएं। यह दो चीजें भी अगर समाज में बंद हो जाती हैं तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक मुहिम हमने चला रखी है समाज के अंदर सार्वजनिक रूप से शराब का बहिष्कार। उदाहरण राजपूत समाज के सामने हर परिवार में, हर गांव में मिल जाएंगे कि आज शराब के कारण से हमारे परिवार कितने उजड़ चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितनी बेटियां विधवा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधर रहे। पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब दूल्हा घर में पहले दिन आता है, कमर का लेवा होता है, तो उसे प्याला दिया जाता है। प्याला आप दूध का भी दे सकते हो, दही का भी दे सकते हो, छाछ का ही क्यों, फिर दारू का ही क्यों देते हैं? ये क्यों देते हैं हम? जब वो जवाई सेकेंड टाइम में आता है और आपसे दारू की डिमांड करता है तो हम को बड़ा बुरा लगता है कि पड़ोसी कहते सी ताको जवाई तो दारू पीवा। दिया किसने था? आपने। प्रथम बार जब वो आपके घर आए थे तो कमर के लेवा में आपने ही उनको प्याले की मनवार करी थी और साथ में पैसे भी दिए थे। तो मेरा मानना है कि समाज के अंदर सार्वजनिक रूप से कम जब भी किसी बच्चे की या बच्ची की शादी होती है, ब्याह शादी जो मैरिज हॉल हम बुक करते हैं, उनमें से गोल टेबलों का या चौकोर टेबलों का बहिष्कार पूर्णतः होना ही चाहिए। फिर भी आने वाले बच्चे के पिता की कुछ ख्वाहिश रहती है, उनके रिश्तेदारों की कुछ ख्वाहिश रहती है कि हमारे कुछ लोग हैं जो कुछ लेना चाहेंगे, उनकी अलग व्यवस्था करो। हमारे गांव में जिसे बारात भवन कहते थे, डेरा कहते थे, उसमें व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन इस दिखावा प्रथा ने हमारे को इतने पीछे ले गए, इतना ही प्रथा है कि जंजाल में हम लोग फंस गए कि आज हमारे को मजबूरी बस ये दिखावा प्रथा के कारण से कलंकित भी होना पड़ता है, पैसा भी खराब होता है। और कितने घर उजड़ चुके, कितने बच्चे अनाथ हो चुके, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। बात दहेज की आती है। दहेज के अंदर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बच्ची की शादी के अंदर, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जिसका जैसा स्टेटस होता है, जैसे उसकी श्रद्धा होती है, उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी क्या वो बच्ची सामने वाले जहां पर उसको ससुराल में जाना है वहां सुखी रहती है या नहीं रहती, वो हमारे को पता है। उस घर के अंदर जाने के बाद में भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किस बात का? आजकल ये मोबाइल जो सोशल मीडिया चल रहा है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। बहू जब अपने पीहर में बात करती है तो सासू को बहुत बुरा लगता है कि रोज रोज अपनी मां से क्या बात करती है। बहू को कहा जाता है, ताने मारे जाते हैं कि बेटी को अपने ससुराल, अपने पीहर में रोज रोज फोन नहीं करना चाहिए। लेकिन उस सासू की सोच कहां बदल जाती है? जब उसकी बच्ची का फोन उसके पास में आता है तो बहुत खुश होती है। तो ये दोहरा चरित्र उसी महिला का है। बहू को तो कहेगी कि रोज रोज अपने पीहर बात ना किया कर, लेकिन अगर खुद की बच्ची का फोन ससुराल से नहीं आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी बच्ची आज कहीं मुसीबत में है या काम उसके पास में ज्यादा है तो चल के खुद फोन कर लेती है। तो ये दोहरा चरित्र कोई नहीं, हम लोग ये अपना रहे हैं। अगर आप जब तक बहू को बेटी का दर्जा ना दोगे, नहीं समझोगे, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा। आज अनाथ आश्रम जगह जगह खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, कुष्ठ आश्रम खुल रहे हैं। ये आश्रम क्यों खुल रहे हैं? इसकी वजह भी कहीं ना कहीं आजकल जो एकांकी परिवार चल रहा है उसकी वजह है। पहले हम सामूहिक परिवारों में रहा करते थे, परिवार सुरक्षित हुआ करते थे, बच्चे और बच्चियां सुरक्षित हुआ करते थे। बच्चे और बच्चियां कब बड़े हो जाते थे हमारे को पता ही नहीं चलता था। लेकिन हमारे स्टेटस सिंबल ने हमारे को शहरों में ला दिया। आज 100 बीघा जमीन बेचकर आज शहरों के अंदर हम 100 गज के प्लाट में रहने को मजबूर हो रहे हैं। उसको हम अपना स्टेटस समझते हैं कि हम शहर में रह रहे हैं। मजबूरी भी है। मजबूरी यह है कि हमारे को रोजगार के कारण से शहर में आना पड़ा, बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर में आना पड़ा, लेकिन हम अपने परिवार को जो पीछे छोड़ के आए उसको गरीब समझने लेते हैं। वो उसको बिल्कुल ये समझने लेते हैं कि ये गांव का गंवार है। हम अपने बराबर बिठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम शहर में रहने लगे, हमने अपने गाड़ी घोड़े मेंटेन कर लिए। वो आज भी मेरा भाई है जो साइकिल पे चल रहा है, इसीलिए हमारी दूरियां बनती जा रही हैं। दूरियां हम बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा। एक बात और बताना चाहूंगा कि बच्ची के शादी के समय लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कितनी बच्चियां ऐसी रहती हैं जिनके की बैंक अकाउंट है। मेरे ख्याल से
1% या 2% भी नहीं है जिनकी बच्चियों के आज के बैंक में अकाउंट होंगे। अगर बैंक में अकाउंट है तो क्या उस बैंक में 2-5 हजार रुपए भी उस बच्ची के खाते में है क्या? मेरे ख्याल में नहीं है। तो फिर ये 50 लाख से लेके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक किसके लिए? किसके लिए? उस बच्ची की खुशी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में क्या है? जीरो। उसका अकाउंट ही नहीं है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। बात चल रही थी थोड़ी देर पहले चूड़े की, हाथी दांत का चूड़ा। हम लोग बहुत ज्यादा ठगे जाते हैं, राजपूत समाज की महिलाएं बहुत ज्यादा ठगी जाती हैं। हाथी नहीं बचे तो चूड़े आएंगे कहां से? लेकिन फिर भी ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। हमारे को 3 से 5 हजार का चूड़ा 80 से 1 लाख, 1.25 लाख तक में रुपए खरीदने को मजबूर कर दिया जाता है कि नहीं हाथी दांत का चूड़ा ही चाहिए। लेकिन हाथी दांत है ही नहीं, हाथी है ही नहीं तो दांत वो चूड़े आएंगे कहां से? थोड़ा समझे। आज हर 3 महीने बाद में महिलाओं को भ्रमित कर दिया जाता है दुकानदारों के द्वारा कि नया कपड़ा आ गया है, बीननी साहब, भाई साहब आप इसमें चेंज करो, ये कपड़ा नया आया, ये पोसा गया आप लोग। आज ये मातृ शक्ति यहाँ पे बैठी है, बुरा मत मानना। हर व्यक्ति, हर महिला के घर में 100 से 150 बेस अपने मिल जाएंगे। अभी कोटा टीम जब मेरे साथ में आए थे तो भाई साहब ने कहा था, एक सुझाव दिया कि हमारे को इनकी प्रदर्शनी लगाकर जो हमारे पुराने कपड़े घर में पड़े हैं, पुराने हो चुके हैं, जिनको हम काम में नहीं लेते, उनको बेच देना चाहिए, सेल लगाओ आप। अच्छी सुविधा, अच्छा सुझाव है आपका, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। सही बात है, वो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं हो रहा था। हमारा जो पुराना कपड़ा है उसका कहीं ना कहीं आप राजपूत समाज के बैनर तले वहां पर वो प्रदर्शनी करें, उसमें सेल लगाए और उस कपड़े से 2 रुपए वापस इनकम करके फिर आप नया कपड़ा खरीदें। लेकिन 3 या 4 महीने के बाद में फिर कोई ना कोई नया कपड़ा, फिर कोई ना कोई नया कपड़ा। ये पुरुष वर्ग बैठा, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 या 4 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, किसी से भी घर में देख लो चाहे आप। लेकिन महिलाओं के पास 100 से 150 हर महिला के घर में मिलेंगे आप। हकीकत बात है, ये मजाक की बात नहीं बता रहा। तो कहीं ना कहीं अपनी मातृ शक्ति को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए समय के साथ, परिवार के साथ, परिवार की परिस्थिति के साथ, कि मेरे परिवार का जो मुखिया है वो किस तरह से परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उनकी उसकी मेहनत को देखनी चाहिए। वो रात दिन प्रयास करता रहता है कि मेरा परिवार किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, किसी भी वस्तु की वजह से दुख तकलीफ में ना रहे, चाहे वो कुछ भी करे। यह उस गृहिणी को भी सोचना चाहिए। गृहिणी घर में रहती है, बच्चों की भी आजकल, बच्चे को इन चीज की परवाह नहीं है। हर बच्चा आजकल यह कहना लगा है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, कि आपने हमारे को पढ़ा लिखा कर या बड़ा करके कोई एहसान नहीं किया, हर माता पिता कर रहे हैं। यह उन बच्चियों के या बच्चों के भी संस्कार में कमी है, और संस्कार में कमी आ रही है, यह हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई टीम के द्वारा यह आयोजन हर साल में एक बार किया जाता है। इसमें उन सभी प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाता है जो समाज में कार्य कर रहे हैं। उन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाता है जिन्होंने उदाहरण पेश किए हैं समाज में दहेज जैसी, टीका जैसी कुप्रथा को त्यागने के लिए। उन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाता है जिन्होंने समाज में कुछ अचीवमेंट करके दिखाया है। गरीब, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर समाज में उनके पास में कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ करके दिखाया, उनका किया जाता है। आज 70-80% वालों को पर, वो तो जगह जगह से हर बच्चे के आजकल 70-80% आते हैं, वो तो मेरे ख्याल में कॉमन चीज हो गई है। तो हमारी मुहिम पिछले 4-5 साल से चल रही है। एक इसके अंदर हम मृत्यु भोज का भी बहुत बड़ा बहिष्कार करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, 5 साल का एक अबोध बच्चा है, उसके पिता की अकस्मात मौत हो जाती है। उस समय उस बच्चे की मां को तो यह भी नहीं पता कि मेरे घर में क्या माहौल हो रहा है, क्या है, लेकिन वहां पर एक परंपरा बनी हुई है कि यहां पर मृत्यु भोज होना जरूरी है उनके साथ में। जबकि उस परिवार के साथ में, उस अबोध बच्चे के साथ में, उस परिवार के, समाज के और संगठन के लोगों को मदद आर्थिक रूप से करनी चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा। उस बच्चे की कहीं ना कहीं जमीन बिकवा देते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं। उस अबोध बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ चुका है। तो ये जो प्रथाएं बनी थी, रीति बने थे, रिवाज बने थे, ये कुप्रथाएं और कुरिवाज, कुप्रथाएं हमने बनाई है, इनको बंद भी हम ही करेंगे। व्यक्ति से शुरुआत करें, किसी और से नहीं, स्वयं से शुरुआत करें। कई बार सुनने को मिलता है, मैं हर मंच के माध्यम से बोलता हूं कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं। आप अपने आप में सुधार करो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। आप लोग यहाँ पे पधारे, हमारी दहेज विरोधी टीम हर जिले से पधारी है, उन सब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं समाज हित के लिए, समाज की बुराइयों के लड़ने के लिए वो
है, जो इच्छा है, जागृत है, उससे आप अपनी लो से लो जलाकर समाज को जागृत करना चाहते हैं कि समाज की इसको उस कुरीति कुप्रथा को कैसे बंद किया जाए। मैं उन सभी का इस जो आज महायुग ये यज्ञ हुआ है, इसमें आप लोगों का जो भी योगदान रहा है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आज इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप जो बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ पे विराजमान है, उन सभी को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं और यही कहता हूं समाज बंधुओं से, मातृशक्ति से, दहेज जैसी कुप्रथा से दूर रहे, बच्चे की बोली ना लगाए, बच्ची का दिखावा ना करे, तो हाथी दांत जैसी कोई चीज नहीं है उसके बारे में चर्चा ना करें, ज्यादा बेस खरीद रखें तो उसकी प्रदर्शनी लगाएं, सार्वजनिक रूप से शराब का बहिष्कार करें, अपने समाज के अंदर जो अगर अबोध बच्चे के किसी के पिता से सर से साया उड़ जाता है तो उसकी आर्थिक मदद करें, ना कि उसकी जमीन बिकाएं। आप लोग यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।